बंगाल के नवाब के रूप में मीर कासिम की कहानी मीर जाफर से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन मीर कासिम मीर जाफर से दूरदर्शी था, योग्य शासक था। कई इतिहासकारों ने से यह भी कहा है कि मीर कासिम अपने दो पूर्ववर्ती शासकों यानी कि मीर जाफर और सिराजुद्दौला दोनों से काफी योग्य था। उसने सैन्य दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से या फिर कहें अंग्रेजों से निपटने की जो रणनीति थी, उन सब दृष्टि से वो काफी समझदार शासक था, काफी समझदार बंगाल का नवाब था। लेकिन वो अब कहते हैं ना कि इतिहास में एक तरह से घड़ी की सुई अब उलट गई थी। अब बंगाल के नवाब का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला था। मीर कासिम के साथ भी वही हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि रंजन और आप जुड़ गए हैं सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी से। आज के इस वीडियो में हम मीर कासिम की कहानी को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे दोस्तों, मेरा मनोबल उतना ही बढ़ेगा, उतने ही और फैक्ट्स के साथ, उतने ही और तथ्यों के साथ। अब जैसा कि मैंने पूरा पहले भी कहा है, मेंस के सिलेबस को पूरा कवर करूंगा। खासकर जो स्टूडेंट्स 2026-27 की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पे सारा सिलेबस उनको कवर मिले। ठीक है, चलिए दोस्तों, मीर कासिम की कहानी को समझते हैं। आपको पता ही होगा कि मीर जाफर को जब अपदस्थ किया गया तो उसके पीछे अंग्रेज कहते हैं कि वो बेसिकली षड्यंत्र रचने लगा था। लेकिन मुख्य कारण ये था कि मीर जाफर कंपनी के पैसों को चुकाने में असमर्थ था। कंपनी अलग अलग तरह से उससे पैसों की डिमांड करती रही। एक समय ऐसा आया कि उसके ऊपर 26 लाख रुपया, आज के जमाने से सोच के देखिए, कमोबेश इन्फ्लेशन अगर जोड़ के देखेंगे तो 26 लाख आज के डेट में कितना करोड़ या अरब हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि उस पे 26 लाख रुपया बकाया था और भी तरह के पैसे की डिमांड थी। बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, इन तरह का डिमांड किया था अंग्रेजों ने, जिससे लगभग 50 से 100 लाख के आसपास आय होता। उस आय को न दे पाना, यानी उन इलाकों को नहीं दे पाना, उसके सत्ता से जाने का सबसे बड़ा कारण था। जब मीर जाफर को हटाया गया, उसी समय अंग्रेजों ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम से एक समझौता किया। मीर कासिम समझौता करने के बाद, उस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद ही वो नवाब बना था। अंग्रेजों ने उसके बाद ही मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था और मीर जाफर को हटा के 15,000 के पेंशन पे उसी के किले में, एक तरह से उसी की हवेली में नजरबंद टाइप का कर दिया था। मीर कासिम ने जो समझौता किया उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, ये जो संधि थी मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, वो हुई थी 27 सितंबर 1760। मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक शासन में रहा। संधि हुई थी 1760 को सितंबर में 27 तारीख को। इस संधि में जो मुख्य प्रावधान था वो समझते हैं। 5-6 बिंदु हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार मेंस में पूछा भी जा सकता है कि मीर कासिम ने जो संधि करी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उसका एक आलोचनात्मक टिप्पणी करी है। ठीक है, जब इससे संबंधित मुख्य परीक्षा के प्रश्नों पे मैं चर्चा करूंगा तो वहां पे इस संधि को आप याद रखेंगे तो उसको कोरिलेट करने में, प्रश्नों को लिखने में आसानी होगी। पहला जो पॉइंट था उस संधि का, वो ये था कि बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, ये 3 जिलों की बेसिकली जो जमींदारी वो मांग रहे थे अपने हिस्से में अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे लगभग 50 से 100 लाख रुपए वार्षिक आय होनी थी, वो इसने स्वीकार कर लिया कि ये हम दे देंगे। तो पहला था बर्धमान, मिदनापुर और चिटगांव, 3 जिलों को जमींदारी दे दी। दूसरा था सिलहट में चूने का व्यापार था, तो उस पे जो है चूने के व्यापार से काफी आय होती थी और अंग्रेज क्या थे, भूखे थे पैसे के मामले में। तो वो चाहते थे नवाब से, अब तो कठपुतली बन ही गया है तो हर संभव पैसा वसूलें। तो दूसरी जो संधि का जो दूसरा शर्त था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सिलहट के चूने के व्यापार से लगभग जो आय हो रही है उसका 50% हिस्सा दिया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी साउथ इंडिया में, यानी कहें कि मद्रास और साथ में मराठों से निपटने के लिए भी उनको अपना सैन्य विस्तार करना था। आप साउथ इंडिया का मतलब ये नहीं समझिए कि मैं मराठा बोल रहा हूं तो वो साउथ में ही चलेगा। बेसिकली दक्कन वाले इलाके में उनको निपटना था, बाकी जो रीजनल पावर्स से उनसे। तो कंपनी को पैसे चाहिए थे अपने सैन्य खर्चों के लिए। आपको मैंने बता भी दिया है कि इतना पैसा आ गया था और कंपनी को पता चल गया था कि इन लोगों के पास इतना पैसा है कि हम अपना सारा खर्च इनसे निकाल सकते हैं। तो तीसरी शर्त में यह थी कि 5 लाख रुपया अलग से देना था मीर कासिम को कंपनी के लिए, ताकि वो कंपनी अपने दक्कन के अभियानों के लिए अपना उसको आगे बढ़ा सके अभियान के लिए।
जो चौथा शर्त था दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हमारे जो मित्र होंगे वो आपके भी मित्र होंगे और हमारे जो शत्रु होंगे वो आपके भी शत्रु होंगे। कुल मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हमारे जो भी मित्र, का मतलब ये होता है जो रीजनल शक्तियां थी, जो छोटे छोटे व्यापारी थे या कहें धनाढ़ व्यापारी थे, साथ में राम नारायण टाइप के जो बिहार के उप सूबेदार थे, इस टाइप के कुछ लोग थे, वो इनके मित्र थे। मित्र इसलिए थे कि इसको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि मीर कासिम भी एक समय हमसे बवाल करेगा, तो उसने एक शर्त मनवाई कि जो हमारे मित्र होंगे उनको आप मित्र समझिएगा और जो हमारे शत्रु होंगे उनको शत्रु समझिएगा। यदि हम किसी पे आक्रमण करने जाते हैं तो आप अपनी सेना लेके हमारे साथ चलेंगे। तो इसने कहा ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। संधि की शर्तें ऐसी थी कि वो मानता गया। जबकि मित्र और शत्रु का बात तो यह कि अंग्रेज ही सबसे बड़े शत्रु थे इसके, तो शत्रु जब अंग्रेजी थे तो उससे कौन लड़ेगा? मीर कासिम कहेगा कि आप हमारे शत्रु, आप हमारे साथ लड़ोगे मिलके, तो खुद के खिलाफ कोई खुद कैसे लड़ सकता है? तो आगे इसको बताएंगे कि अंग्रेज कैसे उसके सबसे बड़े शत्रु थे। पांचवा पॉइंट है कि अंग्रेजों ने कहा कि अब जब हम बंगाल में एक तरह से कहें कलकत्ता और फोर्ट विलियम से के मामलों से हम आगे बढ़ गए हैं, अब हमारे अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे अलग अलग इलाकों में रहेंगे, तो उनको आप बसने देंगे और उनपे कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। उसमें मीर कासिम के पक्ष में एक और पॉइंट जोड़ा गया कि आपके भी अधिकारी हमारे इलाकों में बस सकते हैं। सब प्रमुदा वाला मुद्दा याद करिएगा जो सिराजदौला के साथ इन लोगों का हुआ था। इनका क्या इलाका था भाई? बंगाल का कुछ क्षेत्र था, जैसे कि कलकत्ता, अब मिल गया इनको चटगांव, बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, इस तरह के जैसे कुछ इलाके। तो इन इलाकों पे इन्होंने एक तरह से संप्रभु हमारे हो गए और आपके अधिकारी हमारे इलाकों में। कुल मिला के बंगाल का नवाब, जिसके इलाके में पूरा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबा, और कह रहे हैं ये लोग कि हमारे इलाके में आपके अधिकारी रह सकते हैं। इनके तो मेन काम था इनके रहेंगे, और उनके रहेंगे वो इसलिए जोड़ा है कि ताकि मीर कासिम मुझसे असहज महसूस ना हो। अगला जो पॉइंट था, छठा, ये वो था कि कंपनी ने जो सबसे बड़ा वादा किया कि कंपनी मीर कासिम के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेगी। आंतरिक मामलों का मतलब ये हुआ कि दरबारी जो षड्यंत्र थे या फिर मीर कासिम को किसको हटाना है, किसको रखना है अपने अधिकारी के रूप में, किस कर्मचारी को रखना है, किस नए दीवान को नियुक्त करना है, किस दीवान को हटाना है, किस सूबेदार को हटाना है, तो ये सब चीजें थी जो उसके आंतरिक मामले में आते थे। तो कुल मिला के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति की बात की गई। ध्यान रखिएगा इस चीज को। पॉइंट वाइज अगर आप लिखना चाहें तो बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव पहला, इसकी जमींदारी दे दी गई। दूसरा, सीलहट में जो चूने का व्यापार था 50% का उसको हिस्सा दिया गया। तीसरा, साउथ इंडिया कंपनी में जो साउथ इंडिया कह रहे हैं, दक्षिण भारत में जो अभियान चलाने थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके लिए 5 लाख रुपया अलग से दिया गया। चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी के मित्र और शत्रु मीर कासिम के मित्र और शत्रु माने गए। पांचवा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी मीर कासिम के इलाकों में जाके रह सकते थे, इनके भी चाहे तो ये भी अपने भेज सकते थे। छठा, अंतिम, कंपनी जो है इनके आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाएगी। ये इंटरनली अपना शासन करने के लिए स्वतंत्र इनको माना गया। तो ये था दोस्तों 27 सितंबर 1760 को हुई संधि के 6 मुख्य प्रोविजंस, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के भी हुआ था। और इसी संधि पे हस्ताक्षर करने के बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है और मीर जाफर को पता चल गया था कि अब उसका कुछ होना नहीं है, तो उसको 15,000 रुपए मासिक पेंशन के आधार पर उसी की हवेली में उसको बंद कर दिया जाता है। मीर कासिम अब बनते हैं नवाब। नवाब बनने के बाद मीर कासिम, मैंने पहले भी कहा कि अंधों में कान्हा राजा या फिर कहें गधों में एक छोटा सा घोड़ा राजा बन के आया था। कौन? मीर कासिम। कैसे? इसको थोड़ा समझते हैं। उसने कुछ सुधार किए, जिसमें वो आंतरिक सुधार भी किया, खासकर सैन्य सुधार भी किया, कुछ आर्थिक सुधार भी किए, साम्राज्य विस्तार की योजना भी बनाई। चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या था यह। प्रशासनिक सुधार में उसने सबसे पहले यह किया कि अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद में थी उसको हटा के मुंगेर ले गया। मुंगेर बिहार का एक इलाका है और वहां पे ले गया ये मुंगेर को। कारण ये था कि वो जब शासन करने लगा तो उसने देखा ये कलकत्ता में रह के या मुर्शिदाबाद में रह के शासन करना बड़ा ही मुश्किल काम है, तो वो वहां से स्ट्रेटेजिक तौर पे अपनी राजधानी को हटा के ले गया मुंगेर में। कारण 2 चीजें ध्यान रखिएगा। ले जाने का कारण यह था कि एक, अंग्रेज जल्दी जल्दी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि वो नजदीक में रहते थे, जब मुंह उठा के चले आते थे उसके दरबार में। किसी भी कार्य, कोई भी अधिकारी हटाना था, अंग्रेज का भाई साहब ये इसको हटा दो, भाई साहब इसको हटा दो, ये कर पे इस पे साइन कर दो, उस पे साइन कर दो, ये कोई भी
आंतरिक कर का मुद्दा हो, किसी को हटाने का मुद्दा हो, कोई जमींदारी लेने का मुद्दा हो, आते थे कागज उठा के, इस पे साइन कर दो, इस पे साइन कर दो। इन सब वजहों से वो मुंगेर ले गया मुर्शिदाबाद से हटा के। तो मुंगेर कहें एक तरह से कहें एज ए राजधानी विकसित करने में योगदान था मीर कासिम का। जो मुर्शिदाबाद था वो पहले बंगाल की राजधानी थी, उसको मुर्शिद कुली खान ने एक तरह से कहें बसाया था। तो वो यहां ले गया। यहां पे जब ले गया अपने राजधानी को, तो वो उसका जो सबसे बड़ा ये था कि अंग्रेज यहाँ पे जल्दी जल्दी दखल नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज उस समय इतने मजबूत हो गए थे कि मुंगेर क्या, वो मुंगेर से हटा के बाद में प्रयागराज भी ले जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि प्रयागराज उसके इलाकों में था नहीं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जो भी क्षेत्र थे कमोबेश वहां के अब लोकल जो जनता थी वो भी सब समझ चुके थे कि ये अब नवाब बहुत ज्यादा काम के है नहीं। तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप वहां भी आना था और वो आगे हुआ भी। अंग्रेज अब कलकत्ता, यहाँ से कलकत्ता और फोर्ट विलियम से वो शिफ्ट होगा धीरे धीरे पटना में। और पटना से मुंगेर की दूरी अगर कहें उस समय, जैसे ये नॉर्मली क्या था, ये लोग घुड़सवारी से जाते थे, घोड़े वगैरह से जाते थे, ट्रेन और ये सब तो थी नहीं सुविधा बस की। तो घोड़े से पहुंचने में मुश्किल से आप देखेंगे तो 5 घंटे का रास्ता था। कुल मिला के अगर 5-6 घंटे में पहुंचना हो तो ये पटना शिफ्ट हो गया, यानी इन्होंने अपना एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट शिफ्ट किया पटना में। तो आगे इसका भी जिक्र करेंगे, पीटी वाले फैक्ट्स में इसको लिखाऊंगा मैं, पटना वाले हिस्से को। तो ये पटना में शिफ्ट होने लगे जब वो मुंगेर ले गया, तो जबकि वो सोचा था कि मुंगेर में हस्तक्षेप नहीं होगा। और उसने प्रशासनिक में और कुछ सुधार किए। एक तो मुंगेर को ले गया, दूसरा कई सारे दरबार के जो षड्यंत्रकारी थे, है ना, कुछ ऐसे जमींदार थे जो नवाब से सीधे उलझते थे, या जैसे बिहार का उप सूबेदार था राजा राम नारायण, इन सब से वो निपटने का प्रयास किया। यानी कि जैसे कि सिराजदौला ने आंतरिक मुद्दों को सुलझाया था, तो इसने भी पहले आंतरिक मुद्दों को सुलझाने का काम किया। तो उसमें जो सूबेदार था, उप सूबेदार राजा राम नारायण, उसको उसने एक युद्ध में मार डाला बेसिकली। अंग्रेज जबकि कहते थे कि हमारा आदमी है, तो वो कहते हैं ना, मेरा मित्र तुम्हारा मित्र, हमारा शत्रु तुम्हारा शत्रु, वो वाला यहाँ पे उल्लंघन कर दिया इसने। जबकि इसने उल्लंघन क्या किया, एक जब नवाब कोई होता है तो अगर वो खुद को इंडिपेंडेंट माने या फिर संप्रभु माने तो उसका आंतरिक मामला है। बिहार का उप सूबेदार वो कंपनी का कोई ठेकेदार नहीं था, कंपनी का कोई कर्मचारी नहीं था, गुमास्ता नहीं था। तो उसको रखना है, हटाना है, उसको मारना है। उसमें मारने का ना कोई कानून ऐसा तो था नहीं, जो ताकतवर था वो कमजोर को मारता था, तो वैसे ही उसको भी मारा गया। तो एक टकराव का मुद्दा ये भी आया बिहार के उप सूबेदार राजा राम नारायण के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी इसकी कुछ प्रशासनिक और आंतरिक सुधार की बातें। अब उसने शासन में ना अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। नियंत्रण का मतलब ये था कि मीर जाफर के समय कुछ ऐसे लोग आके बैठे थे जो अंग्रेजों ने बिठा रखा था दरबार में। उसने कहा नहीं, हमारा कंट्रोल होगा पूरा। जो उसके खासकर आर्थिक और सैन्य सलाहकार थे, उसने नए तरीके से लोगों की भर्ती करी और अपने आर्थिक और सैन्य सलाहकारों का नियुक्ति किया। एक व्यक्ति है सैन्य सुधार में, उसका मैं जिक्र करूंगा अभी, कौन था वो। तो ये था उसका पूरा प्रशासनिक सुधार का मुद्दा। अब आते हैं उसने सैन्य सुधार में क्या किया। सैन्य सुधार में उसने उसका जो सबसे पहला काम था वो ये था कि सेना को अत्याधुनिक बनाना। अत्याधुनिक मतलब ये था कि जब सेना के पास ना हथियार नहीं रहेंगे, गोला बारूद नहीं रहेंगे, तो वो कैसे युद्ध लड़ेगी सेना किसी भी शत्रु के खिलाफ। तो उसने सेना को अत्याधुनिक बनाया, कई सारे दस्ते अलग अलग बनाए, और साथ में एक व्यक्ति था गुरगिन खान। ये आर्मेनिया का एक था, आर्मेनियाई था, और उसको इसने सैन्य कमांडर बनाया एक तरह से कहें, और जो अपना सेना का जो सुधार किया उसका एक इसको लीडर बनाया गुरगिन खान को। क्या सुधार करता है सेना में, तो सेना में उसने तोप बनाने का अपना काम शुरू किया, और मुंगेर में उसने बंदूक अलग अलग तरीकों की बंदूक बनाने का एक फैक्ट्री स्थापित किया। आज भी दोस्तों आप पता करिएगा कि मुंगेर किस चीज के लिए फेमस है, खासकर जो बंदूक वाला मामला है उसको आप सर्च करिएगा गूगल पे, तो वो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो मीर कासिम ने ही करी थी। यहाँ पे मुंगेर वाला हिस्सा है ना, तो तोप और बंदूक बनाने का काम उसने वहां शुरू किया। तो ये थे सब सेना के कुछ मेन काम। और उसने जो मेन काम किया एक और, कि अपनी जो मिलिट्री उसकी थी उसको उसने अंग्रेजों की तरह, अंग्रेजों के साथ रहा भी था काफी समय तक, देखा भी था बहुत नजदीक से, तो उसने पूरे मिलिट्री सिस्टम को उसी पद्धति पे ढालने की कोशिश करी, ताकि अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो कमोबेश सेना तो इन लोगों के पास ज्यादा रहता ही था,
लेकिन पद्धति यानी सही नहीं होगी, तोपची नहीं होंगे, नाविक नहीं होंगे, या फिर कहें कि जो बंदूकधारी या तलवारधारी या फिर कहें बढ़िया बढ़िया उत्कृष्ट मिलिट्री लीडर नहीं होंगे, तो युद्ध जितना मुश्किल होता। तो उसने सैनिकों को एक तरह से कहें अपने पूरे सैन्य मिलिट्री सिस्टम को ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री सिस्टम के अनुसार ढालने का कोशिश किया। तो ये था इसका कुछ कुछ सैन्य सुधार। गुरगिन खान का नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो मिलिट्री का सुधार कर रहा था तो किसको लीडर बनाया था, वहां किसके नेतृत्व में रखा था। अब आते हैं, उसने कुछ आर्थिक कदम उठाया आर्थिक सुधार के लिए। आर्थिक सुधार में दोस्तों उसने जो पहला काम था इंटरनली, जो मैंने पहले बोला, जितने भी कई सारे ऐसे टैक्स हुआ करते थे, अव्यवस्था इतनी फैल गई थी प्लासी से ठीक पहले और प्लासी के बाद, यानी जो 1757 से 1760 के बीच में, कि बंगाल के नवाब को पता ही नहीं था। मिर्जाफर तो मैंने पहले भी कहा था अपने वाले क्लास, पिछले वाले क्लास में, कि मिर्जाफर इतना कैपेबल नहीं था कि वो बाकी काम कर पाए, वो केवल और केवल अंग्रेजों का पैसा ही चुकाता रह गया। तो मीर कासिम ने आर्थिक सुधार के नाम पे क्या किया दोस्तों, सबसे पहले उसने पता लगाया अपने अलग अलग अधिकारियों से, गुप्तचरों से, कि कौन कौन सा ऐसा टैक्स है जो हम वसूल रहे हैं। तो उसको पता चला कई ऐसे टैक्स हैं भाई साहब जिसको उसको पता ही नहीं था, नवाब के पास आता ही नहीं था उसकी वसूली उन टैक्सों की। या तो स्थानीय जमींदार रख लेते थे या अंग्रेजों से मिली भगत करके वो आपस में बांट लेते थे। तो सबसे पहले उसने आर्थिक सुधार में जो इंटरनल टैक्सेस थे उसको सुधारा और पता लगाया कौन कौन से टैक्स आ रहे हैं और उनको वसूली का काम शुरू किया। उसके बाद उसने जो अधिकारी गबन में थे, गबन करते थे इन सब काम में, उन पे जुर्माना लगाया और जो गबन करके पैसे इकट्ठा करके रखे थे उनसे वापस पैसा मंगवाया। तो एक तरह से कहें नवाब अपना जो खाली खजाना था उसको भरने लगा था और वो काफी पैसा इकट्ठा भी कर लिया था इन सबसे। अगला जो पॉइंट था उसमें कि उसने कई सारे कुछ नए टैक्स लगाए और कुछ पुराने ऐसे टैक्स थे उन पे लगभग 10% का वृद्धि भी किया, ठीक है, इंटरनल टैक्स या व्यापार पे। तो वो काम इसने किया। एक तरह से कहें ये जो 10% वाला था, नए करोड़ तो लगाया ही, साथ में 10% का वृद्धि किया कई करोड़ पे। इसको आज के आप कर उपकर वाले हिस्सा से, यानी सेस सरचार्ज जिसको हम कहते हैं, उससे कोरिलेट करके जोड़ सकते हैं, क्योंकि नवाब का खजाना खाली था तो बिना पैसे के वो ना तो मिलिट्री का सुधार काम कर पाता ना तो प्रशासनिक वाला। तो उसने यहाँ पे ये वाला काम किया, 10% का टैक्स लगाने का। अब एक था कि नवाब के अधिकारी कई सारे टैक्स जो वसूली करते थे वो जमा एक तरह से निगल जाते थे, तो उसको खिजरी जमा कहा जा गया और उसने उसको हासिल किया खिजरी जमा को, ताकि खिजरी जमा नोट कर लीजिए भी, खिजरी ऐसे, खिजरी जमा, इसको उसने हासिल किया खिजरी जमा को और अपने पास वो पैसे मंगवा के रखे, ठीक है। एक अलावा और था कि उसने सैन्य सुधार के साथ साथ आर्थिक जब सुधार किया तो आपको याद होगा दोस्तों कि आज भी आप देखते हैं कई कंपनियां छटनी करती हैं। तो उसने आर्थिक सुधार में उनको देखा कि जो कर्मचारी बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं या बहुत ज्यादा कैपेबल नहीं है, उनकी उसने छटनी करनी शुरू कर दी, उनको हटाया पदों से, नए नए लोगों की भर्ती करी। तो ये आर्थिक सुधार में ही था ताकि सरकार का जो राजस्व था उसका बैलेंस बना रहे। और अगला जो काम था उसका साम्राज्य विस्तार या कहें क्षेत्र विस्तार का और साथ में उन पे नियंत्रण स्थापित करने का। तो जब वो मुंगेर ले गया तो आप बिहार का आज का नक्शा देखिएगा तो मुंगेर से नेपाल बहुत दूर नहीं था और एक मुगल सम्राट अली गौहर वो भी भाग के डर से इधर ही छुपा हुआ था बिहार में, कभी वो प्रयागराज जाता था कभी बिहार में रहता था, तो उसको उससे भी डर था। वो मुगल सम्राट था तो एक तरह से कहें नवाब आज भी उसका अधीनस्थ था, तो वो उससे भी बचने के लिए अपना विस्तार करना शुरू किया नेपाल के इलाकों में। लेकिन अभी वो ये सब काम करता तब तक अंग्रेज इसके सर पे बैठे हो गए थे। तो कुल मिला के जो क्लाइव ने या कहें जो बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने जो मिर्जाफर के सर पे अपना जूता रखा हुआ था, उसने काफी सुधार करते हुए, सैन्य सुधार, प्रशासनिक सुधार, आंतरिक सुधार करते हुए उस जो जूते के भार था ना उसको या तो हटाना चाहा या फिर उस भार को कम करना चाहा। इवन तो उसने कुछ युद्ध भी लड़े अंग्रेजों से, वो मैं जिक्र करूंगा कि कैसे उसने ये सब काम शुरू किया। तो अब आते हैं दोस्तों मेन कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इनसे क्या संबंध था मीर कासिम का। तो इनका जो आपसी संबंध आप देख चुके होंगे जब ये सब काम करेगा आर्थिक सुधार में। आर्थिक सुधार में एक मुद्दा मैंने छोड़ दिया था, दस्तक वाला। इसको मैं तत्कालिक कारण में अभी जिक्र करूंगा, दस्तक का क्या मुद्दा था। इसने दस्तक में भी सुधार करने की कोशिश की। मान लीजिए आपसे केवल सुधार पूछता है तो आप उसमें दस्तक वाला पॉइंट ऐड करिएगा। तो उसने जब कहें कि कठपुतली शासक वो नहीं रहा, तो वास्तविक कारण जो था
वो ये था कि वो अब अंग्रेजों का कठपुतली बन के नहीं रहना चाहता था। वो एज ए इंडिपेंडेंट नवाब बन के रहना चाहता था। भले ही उसका साम्राज्य पे कुछ इलाकों पे अंग्रेजों का कब्जा था, लेकिन जिन इलाकों पे उसका अपना शासन था वो वहां का नवाब बन के रहना चाहता था, वास्तविक नवाब बनना चाहता था। तो अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आई, और नहीं आती, ये स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई कठपुतली शासक अपने आप को इंडिपेंडेंट नवाब समझे। तो ये मुद्दा था दोस्तों मेन मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच कड़वाहट का, और मीर कासिम को बाद में हटाए जाने का। तो अब आते हैं इसने क्या करी। बेसिकली जो इसकी महत्वाकांक्षा थी वो महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, और एक तरह के जो नवाब बनने की वास्तविक महत्वाकांक्षा थी। और ये एक और कारण बताया जाता है जो कड़वाहट का, वो ये था कि नवाब जो है, जो संधि हुई थी, जो मीर कासिम ने जो पहले संधि करी थी इन लोगों से, तो उस संधि के पहले, या जो संधि की जो मुख्य शर्तें थी, संधि के पहले भी कुछ बातें होती हैं, और संधि की शर्तें जो लिखी गई थी, तो मीर कासिम कहता था कि कंपनी इसका अक्षरशः पालन करे। जैसे कि राजा राम नारायण वाला मामला था, तो उसमें कंपनी को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कंपनी ने किया भी। तो क्यों? क्योंकि वो कंपनी का मित्र था, जबकि ये इसका शत्रु था, तो हमारा भी शत्रु तो आपका शत्रु होगा। तो वो चीज इन्होंने पालन नहीं किया। तो कुल मिला के जो मीर कासिम कहता था कि संधि की शर्तों का आप अक्षरशः पालन करिए, नहीं किया अंग्रेजों ने, तो लड़ाई आपस में होनी ही थी। तो अब आते हैं मेन, अब कुछ टकराव के कारण के। तो एक जो वास्तविक कारण था दोस्तों, वो आप लिखिएगा कि कैसे यह महत्वाकांक्षी बना था, और अंग्रेजों अपना जो कहें वास्तविक मुगल बंगाल का नवाब बनना चाहता था। अब जो टकराहट का मुद्दा था, जो संधि की शर्तों में एक और बात थी कि कंपनी के अधिकारी आके इसके इलाके में रहेंगे। तो कंपनी के अधिकारी जब रहने लगे थे, तो दोस्तों ये ऐसा हुआ था ना, कई सारे लोग थे जो इकोनॉमिक तौर पे, या अधिकारी कहें, अधिकारी बेसिक व्यापारी थे, तो ये व्यापार करते करते इनको कई सारे लोगों से आपस में दुश्मनी भी हो जाती थी। तो उनको जहां मर्जी वहां बैठा के कोर्ट लगा देते थे। कोर्ट का मतलब ये कि अदालत लगा के वहीं पे फैसला सुना के उसको सजा दे देते थे। उसमें तारीख वारीख की बात होती नहीं थी बहुत ज्यादा कि अगले तारीख पे सुनवाई होगी। कोर्ट लगाया, वहीं पे मुकदमा हुआ, और ये सब कौन करता था? बेसिक अंग्रेज शक्तिशाली थे, उनके अपने सैनिक वहां खड़े रहते थे। आदेश दे दिया, आदेश देने के बाद उसके जाके उसके घर से पैसा उठा लाया, जो भी हुआ करता था। तो गबन करके जो भी अधिकारी वहां पे, जो लोकल व्यापारी थे, चाहे जो भी अधिकारी थे, स्थानीय जनता थी, उसको इन्होंने परेशान करना शुरू किया, लोकल कोर्ट लगाना शुरू किया। तो इन सब से कुल मिला के ये हुआ बहुत परेशान, और अंत में दस्तक का दुरुपयोग इतना बढ़ गया था। दस्तक का दुरुपयोग आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ये मना करता रह गया, कर तो लगाया ही था, लेकिन दस्तक इतना बड़ा मुद्दा था ना कि दस्तक के कारण उसको बहुत ज्यादा टैक्स मिलता नहीं था। और कर्मचारी को उसने कहा कि भाई दस्तक, आप देखिए संधि में दस्तक का ऐसा कहीं जिक्र नहीं था कि कर्मचारी अपने निजी हित के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर कहें तो वो स्थानीय लोगों को बेचेंगे, स्थानीय व्यापारियों को। एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि 100 रुपए का टैक्स लगना है किसी वस्तु पे। मान लीजिए 100 रुपए का टैक्स लगना है किसी वस्तु पे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जाते थे वहां पे, कर्मचारी के लिए व्यापार करते थे, तो उनको ये 100 रुपए टैक्स नहीं देना होता था। अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी निजी हित के लिए इसी दस्तक ले गए, दस्तक को उठा के ले जाते थे। एक तरह से प्रमाण पत्र था ही, मैंने बताया था। दस्तक ले गए, ये भी 100 रुपए टैक्स नहीं दिए। अब जो लोकल व्यापारी थे ट्रेडर्स, उनको भी इसने क्या किया, दस्तक जारी करने की अनुमति दी। ये दस्तक लेके जाते थे और ये टैक्स नहीं देते थे। तो मान लीजिए लोकल व्यापारी 100 न देके 100 रुपया देता, तो उससे नवाब का खजाना भरता। तो उसने क्या किया, समझा कि अब ये सर के ऊपर पानी चढ़ गया है, तो दस्तक को जो अंग्रेज मिसयूज करते थे, उसने बोला कि ऐसा है, अब कोई भी भारतीय व्यापारी दस्तक जैसा कोई कर नहीं देगा। यानी कि आंतरिक व्यापार पे जो लगे कर थे, उसने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो अब जो स्थानीय व्यापारी थे और कंपनी की जो गतिविधियां थी आर्थिक, वो सब एक धरातल पे आ गई। तो अंग्रेजों को ये पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि जो दस्तक ये बेचते थे, तो मान लीजिए इसको फ्री में तो दिए नहीं, 100 रुपया टैक्स लगना था, तो इसे 50 या 70 रुपया ले लेते थे, तो ये तो उनको अलग आय होती ही थी ना। अब क्या हुआ कि ये दस्तक खत्म होने से कंपनी के कर्मचारी की जो आय थी वो और डाउन होती गई। जब डाउन हुई तो अंग्रेजों ने कहा कि ये तो गलत बात है नवाब साहब, आपको हम दिए नवाबी करने के लिए और आप लगे हमारा ही नुकसान करने। तो उसको बोला कि आप दस्तक को, जो अब चल रहा था जैसे मुद्दा वैसे ही चलेगा, आप आंतरिक कर लगाइए। अब बताइए, जो नवाब है, जो बंगाल का कहें संप्रभु शासक है एक तरह से उस समय, वो उस पे कहते हैं ये लोग कि नहीं आप आंतरिक कर लगाइए। तो किस पे कर लगाना है, किस पे नियंत्रण रखना है, किसको अपने कंट्रोल में करना है,
जब आपने संधि की शर्तों में कहा भी था कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो अब यहाँ क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? ये इसका तो आंतरिक मामला था ना, वो किसी पे टैक्स लगाएगा या नहीं लगाएगा। जैसे उसने 10% का नया टैक्स लगाया, सेस लगाया, एक सरचार्ज लगाया, अब यहाँ पे ये टैक्स फ्री करना था लोकल ट्रेडर से, तो वो उसका काम था। ये सब मुद्दे ऐसे थे जो तत्कालिक कारण बने इस दोनों के बीच विवाद के। और जब विवाद हुआ तो छोटी छोटी 3 सैन्य झड़पें हुई। कौन कौन सी थी उसका जिक्र कर लेते हैं। पहली लड़ाई थी मीर कासिम। बेसिकली मीर कासिम जो है, मैंने पहले ही बताया कि पहले वाले लीडर के जैसा नहीं था, पहले वाले सम्राट के साथ नहीं था, जैसा नहीं था। तो उसने क्या किया, मीर कासिम ने यानी कि एमके ने इन 3 छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी जाने से पहले, यानी कि सत्ता से बेदखल होने से पहले। पहली लड़ाई थी कारवां का युद्ध। कारवां का युद्ध होता है 9 जुलाई 1763 को। दूसरा होता है गिरिया का युद्ध 2 अगस्त 1763 को। और तीसरा होता है उदनौला, उदनाला भी लिखते हैं इसको, 4-5 सितंबर 1763 को। कमोबेश इन तीनों युद्ध में वो हारता है। एक और छोटी झड़प हुई थी पटना में भी, उसका जिक्र पीटी वाले फैक्ट में करेंगे। ये 3 मेन लड़ाइयां थी। इसके बाद इन तीनों में वो क्रमशः हारता ही गया और उसको पता चल गया था कि अब उसका कुछ नहीं होना है। तो अंत में मीर कासिम को कहें कि हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है। और मीर कासिम आखिरी लड़ाई लड़ने के बाद उसको लग गया था कि अब उसकी हत्या कर दी जाएगी। तो जितना भी खजाना था वो सब लेके भाग जाता है। कहां पे? प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। बक्सर की लड़ाई में इलाहाबाद वाली कहानी की जिक्र करेंगे कि कैसे वो इलाहाबाद में जाके शरण लेता है और वहां पे इलाहाबाद की संधि आगे होती है। तो उस संधि में क्या क्या हुआ उसको बक्सर की लड़ाई में वो जिक्र करेंगे। तो दोस्तों ये 3 लड़ाई थी। आखिरी लड़ाई के बाद वो खजाना लेके, यानी कि जो भी पैसा वो इकट्ठा कर रखा था वो लेके भाग गया कि कहां पे? इलाहाबाद में। और वहां पे जाके शरण ले लिया। वहां पे उसको 2 लोग मिले, एक अवध का नवाब, दूसरा मुगल सम्राट। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी मीर कासिम की कहानी। और मीर कासिम की कहानी में आप ध्यान रखिएगा कि अब मुख्य जो कारण थे वो मैं संक्षेप में बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए इस चीज। जो मुख्य कारण था, दस्तक का दुरुपयोग जो कर रहा था उसको हटा के उसने आंतरिक कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया ताकि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। दूसरा, कंपनी का व्यापार था, सोरे के व्यापार पर एक अधिकार था। सोरा और बारूद बनाने में काम आता, तो वो चीजें थी। और सीधे सीधे युद्ध हुआ। युद्ध के बाद ये 3 लड़ाइयां होती हैं और मीर कासिम का कहानी खत्म होता है। तो दोस्तों ये थी पूरी मीर कासिम के शासनकाल के घटनाक्रम के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। कुछ कमी रह गई हो इसमें, कुछ और सजेशन हो तो आप प्लीज इसमें बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।